उसके बाद आता है रियल पार्ट प्लस आई, और फिर क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो गॉस ने एक थिंकिंग बनाई कि क्या हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी प्लेन पर। तो गॉस ने ये अप्रोच बनाया कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो जो प्लेन है वो कैसा होगा, उस प्लेन के जो फीचर्स हैं वो कैसे होंगे। जैसे आपके पास में जाना पहचाना वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की हेल्प से जो ये तैयार होता है एरिया, इस वाले का नाम क्या होगा एक्स वाई प्लेन, और इधर ये जो एरिया बनेगा इसका नाम क्या होगा माइनस एक्स वाई प्लेन, माइनस एक्स वाई प्लेन, और जो ये बनेगा ये क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लेन, और इधर जो ये बनेगा दैट विल बी एक्स माइनस वाई प्लेन। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हो। तो गॉस ने अपना जो है दिमाग लगाया कि क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि उस प्लेन पर पता चले कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वहाँ पर है। यानी गॉस क्या सोच रहे हैं, तो गॉस की जो थिंकिंग है, तो गॉस थिंकिंग इज टू रिप्रेजेंट पोजीशन of complex number in a plane, तो गॉस की जो थिंकिंग है वो क्या है, गॉस की थिंकिंग है कि क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जीन रॉबर्ट आर्गेन, इन्होंने ये काम करके दिखा दिया। वो केवल थिंकिंग में है कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि हम एक ऐसा प्लेन सोचें और उस प्लेन पर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर सकें। तो गॉस केवल थिंकिंग में है, लेकिन जीन रॉबर्ट आर्गेन ने जो है ये काम करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो तुम्हारा एक्स एक्सेस है ना जाना पहचाना, तो एक्स एक्सेस को तुम अलॉट कर दो, अलॉटेड फॉर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी ये जो है फाउंडेशन अब आपके ऊपर हो गई कि एक्स वाली एक्सेस पर हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या लेंगे, रियल पार्ट लेंगे, और इसलिए एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं। एक्स एक्सिस को यहाँ पर रियल एक्सिस भी कहा जाएगा। तो जीन रॉबर्ट आर्गेन ने गॉस की थिंकिंग को कहा कि भाई आप जो है जो सोच रहे हैं वो किया जा सकता है अगर आप हमारी बात को माने। तो रॉबर्ट आर्गेन ने जो कहा जरा देखते हैं कि क्या कहा, और उसके उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और देखेंगे कि क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये जो एक्स एक्सेस है इसको अलॉट कर दो, अलॉटेड फॉर द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्स एक्सेस को रियल एक्सेस कहना शुरू कर दो, और जो वाई एक्सेस है वाई एक्सेस को अलॉट कर दो, अलॉटेड फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस कह दीजिए, इमेजिनरी एक्सिस। तो अगर ऐसा हो जाए, रॉबर्ट आर्गेन की बात अगर हम मान लें तो बहुत आसान हो जाएगा कि z बराबर 3 + 2y की पोजीशन क्या है भाई, रियल पार्ट क्या है 3 प्लस का 3, तो यहाँ पर रियल पार्ट हो गया प्लस का 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है प्लस का 2, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया प्लस का 2। ये लीजिए, ये वो जगह है। नाउ दिस पोजीशन इज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 2 है। अब जब इनकी रॉबर्ट आर्गेन की जब ये थिंकिंग हम लोगों ने फॉलो की, तो वही जो अपना जाना पहचाना x एक्सिस y एक्सिस था, वो जो अपना जाना पहचाना xy प्लेन था, उस प्लेन को नाम क्या दिया गया, आर्गेंट प्लेन, रॉबर्ट आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। तो उसी प्लेन को अब आर्गेंट प्लेन कहा गया। अब ये सारा का सारा जो है सिस्टम जब हमने फॉलो करना शुरू किया, तो हम इस प्लेन पर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका -5 -4 है, तो जो रियल पार्ट है वो क्या है, x एक्सिस पर जाएगा, -5 है, तो ये 1 2 3 4 5 -5 हो गया। और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -4 है, तो यहाँ से 1 2 3 4, ये -4 हो गया। तो ये लीजिए, now with the help of the Argand plane we can represent all the given imaginary numbers in a plane, ठीक है ना। तो अब ये काम जो है हमको करना पड़ेगा। नोट करिए यहाँ तक की बातचीत। तो रॉबर्ट आर्गेंड ने जो अप्रोच बनाई, उसके अकॉर्डिंग ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। एक्चुअली ये जो रियल एक्सिस है दैट इज x एक्सिस, और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है दैट इज y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस में आ जाएगा, नहीं लिख रहा है, अंडरस्टूड है, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो ये जो प्लेन तैयार हुआ दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन भी कहेंगे, आर्गेंट प्लेन। और आर्गेंट प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना, टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन is called Argand diagram। नाम है मैथमेटिशियन का ये, आर्गेन डायग्राम। तो आर्गेन डायग्राम क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया। आर्गेन डायग्राम में हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे देखिए जनरल वे में, ध्यान देकर, जनरल वे में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास भी क्या है, x + i। तो ये x यहाँ पर रियल पार्ट है और y यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। सिंबल में लिखना चाहे तो कैसे, REZ बराबर x है और IM Z बराबर y है। तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z का x है और इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z का y है। तो अब हमने इसको जो है आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर लिया है। यहाँ कहीं पर होगा, ये हो गया x + i। ये वो लोकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो लोकेशन है, पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं, जरा उस लोकेशन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें। तो z = x + i/,
having particular position in Argand plane. Every complex number having particular position in Argand plane. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई की एक पोजीशन होगी जो कि आर्गन प्लेन पर होगी। तो उस पोजीशन की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लीजिए, देखते हैं क्या होता है। यानी कि डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z फ्रॉम ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन क्या है, ये है वो कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसकी पोजीशन ये है। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या, चलिए देखते हैं। जब आप पोजीशंस फाइंड कर रहे होंगे तो ये क्या होगा, ये x होगा और ये क्या होगा y। तो ये जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन होगा वो होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और पिछली वाली क्लास में आपने सीखा कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू कैन राइट दिस इज मॉड ऑफ z। तो एक फंडा और तैयार हो गया कि आर्गेंड प्लेन में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पोजीशन की जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगी। ठीक है ना। एक बात और निकल के सामने आ गई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोजीशन है उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किसके इक्वल होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक। अब एक और नया अप्रोच, नई बात आपको सीखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखें। कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में लिखना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आपको पोलर फॉर्म में कुछ थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो बताते हैं। जैसे कोई पोजीशन है हमारे पास, ये पोजीशन, तो इस पोजीशन के आगे ब्रैकेट में 3 नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो किसी पोजीशंस के आगे ब्रैकेट में जो ये 3 नंबर लिखे जाते हैं ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट, इसको क्या कहते हैं z कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पोजीशंस के आगे अगर ब्रैकेट में 3 नंबर्स लिखे हों तो वो 3 नंबर्स आपके कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। हम अभी z एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्गेंड प्लेन की बात कर रहे हैं। तो आर्गेंड प्लेन में हमारे पास में केवल क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तो है नहीं। जेड एक्सिस है नहीं इसलिए जेड एक्सिस की बात नहीं करते। तो अगर किसी पोजीशंस के आगे ब्रैकेट में 2 नंबर हो तो पहला वाला नंबर कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा नंबर कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। और इस पूरा का पूरा ये जो आपका वर्किंग होता है, इस पूरी वर्किंग को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में y एक्सिस होता है। z एक्सिस भी होता है लेकिन यहाँ पर मुझे z एक्सिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आर्गेंड प्लेन में यही x एक्सिस क्या बन चुका है, रियल एक्सिस, और ये y एक्सिस क्या बन चुका है, इमेजिनरी एक्सिस। आर्गेंड प्लेन में ये बन चुका है। एक तरीके से फिर ये देखा जाए कि जो आर्गेंड प्लेन है वो एक्चुअली है क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
जैसे हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 + 4i, तो आर्गन प्लेन में जब हम इसको दिखाएंगे तो ये यहाँ कहीं पर होगा 3,4 और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन है और पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है वो रियल पार्ट है और जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 3 + 4 है। तो इनडायरेक्टली अगर हम इस चीज को समझें तो आर्गेंड प्लेन में केवल और केवल किसको कॉपी कर दिया है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कॉपी कर दिया है और क्या चीजें रिप्लेस कर दी है? एक्स एक्सिस को बना दिया है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बना दिया है इमेजिनरी एक्सिस, और जो पोजीशन है उस पोजीशंस के दो कोऑर्डिनेट होंगे, पहला वाला होगा एक्स कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ रियल पार्ट कहलाएगा, दूसरा वाला क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जो कि इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जब रियल पार्ट आपके पास होगा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप तुरंत बना लो, ठीक है ना। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है पहले हम थोड़ा सा आइडिया लें। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है और दैट इज कॉल्ड पोल। और इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? पोल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक फिक्स पॉइंट होता है एंड दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल, इस हॉरिजॉन्टल को इनिशियल भी कहते हैं, इनिशियल लाइन होती है, लाइन होती है। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो दोनों में आप डिफरेंस समझें। एक तरफ तो बात हो रही है सीसीएस की, सीसीएस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरी तरफ बात हो रही है पीसीएस की, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सीसीएस में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है एंड बोथ कैसे होते हैं? बोथ आर परपेंडिकुलर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को दूसरा नाम क्या दिया गया? इनिशियल लाइन। सीसीएस में और क्या होता है? ओरिजिन होता है। यहां पर क्या होता है? ओरिजिन, ओरिजिन इज फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट which form by intersection of x-axis and y-axis। ये y-axis और x-axis के इंटरसेक्शन से ये पैदा होता है ओरिजिन नाम का फिक्स पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोल होता है और पोल क्या है? पोल इज फिक्स्ड पॉइंट at horizontal line, horizontal line। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिक्स पॉइंट ले लो, दैट इज कॉल्ड द पोल। और वो कहीं पर भी आप ले सकते हो जहां पर आप कंसीडर करना चाहो। तो पीसीएस को और सीसीएस को हम लोगों ने यहां पर रफली देख लिया। तो मैंने बनाया पीसीएस, ये मैंने पीसीएस बना लिया, ये फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इसी का नाम पोल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख ही सकते हो। इधर मैंने बना लिया सीसीएस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन।
ठीक। अब सीसीएस में अगर कोई पॉइंट रहे, सीसीएस अंडर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी पॉइंट को लोकेट करें तो उसके पास में दो नंबर्स होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो मान लेते हैं कि कोई ये पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, और यहां पर जरा देखिए, यहां पर अगर कोई पॉइंट हो उसके पास में भी दो नंबर होते हैं, पहला होता है आर, दूसरा होता है थीटा। पहला नंबर होता है आर, दूसरा क्या होता है थीटा। ये एक्स और वाई को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और आर कॉमा थीटा को कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x, ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम y एक्सिस। अगर इस पॉइंट का नाम हमारा a है तो ये जो डिस्टेंस होगी y एक्सिस से ये x होगी, और जो ये दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट जिसको y कहते हैं ये क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, ये लीजिए। ठीक। ये जो r है ये क्या होता है, ये जो r है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस होता है ये r कह रहा है। मतलब आप ये भी समझ लें कि एक पॉइंट a था, क्लास में कुछ बच्चे इस ए को कहां ले गए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले गए। तो जब वो ए वाले पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले गए तो ए के पास में ब्रैकेट में दो नंबर आएंगे, पहला वाला नंबर एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला नंबर वाई कोऑर्डिनेट। और पहले वाले नंबर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस और दूसरे वाले का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। लेकिन क्लास के कुछ बच्चे उसी ए को कहां ले गए, पीसीएस में ले गए। तो जब उसको पीसीएस में ले गए तो ए के बगल में फिर भी दो नंबर ही लिखे होंगे। पहला नंबर क्या है आर, जो कि क्या बताता है ए का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और जो दूसरा नंबर है थीटा, व्हाट इज दिस, तो थीटा यहां पर है एंगल फॉर्म बाय लाइन, ये वाली लाइन अगर हम पोल को ओ लिख दें तो एंगल फॉर्म बाय लाइन ओके in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction from horizontal line। ये है दूसरा कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो OA वाली लाइन है, इस OA वाली लाइन ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाया है वो थीटा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में दो चीजें लिखी जाती हैं, पहले नंबर पे लिखा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और दूसरे नंबर पे लिखा जाता है कि ज्वाइनिंग लाइन ने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाया है उसको हम लोग थीटा से लिखते हैं। ठीक है ना। अब जरा समझना बात को, पॉइंट तो वही है ए, लेकिन इस ए के जो कार्टेशियन वाले कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, y, और उसी ए के जो पोलर वाले कोऑर्डिनेट है वो क्या है r, थीटा। हमें यही करना है कि हमारे पास में जो आर्गेंट प्लेन है वो एक तरीके से क्या है कार्टेशियन ही तो है, तो उस आर्गेंट प्लेन में क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो जब हम आर्गेंट प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास में रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा, और रियल पार्ट क्या होगा x और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y। अगर हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में ले जाएं तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें ये पता करना है। ठीक है, ये सारी बातें देखने वाली हैं, लिखने वाली नहीं है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्लियर है ये बात। मतलब माइंड में सेट करके चले कि जैसे आपने डिसाइड किया सन को, तो सन की पोजीशन है
इस समय जो सन की पोजीशन है कुछ ना कुछ तो है। तो कुछ लोग उस सन की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्या देखेंगे, वो एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, वो वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे और वो जेड कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक। लेकिन अगर उसी सन की पोजीशन को हम ले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास में क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट में केवल दो ही लोग होंगे, पहले नंबर पे डिस्टेंस होगा, दूसरे नंबर पर थीटा यानी क्या होगा, एंगल होगा, ठीक। आप बी केयरफुल एंड बी अलर्ट, ध्यान देना है। आर्गेन प्लेन जो है वो एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भूल मत जाना। और अब हम एक सिचुएशन लेंगे जिसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो आर्गेन प्लेन में देखते हैं उसकी क्या लोकेशन है। तो ये रहा अपने पास में आर्गेन प्लेन, माने कि रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस, अंदर की बात आपको पता ही है, एक्स एक्सिस है ये, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आई वाई। मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ये पोजीशन है इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y। ओरिजिन ये x होगा और ये y होगा, सामने इधर x होगा तो ये भी x हो जाएगा। चलो इसको नाम दे देते हैं a, इस पोजीशन का नाम a है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इस समय किस पोजीशन पर है, आंसर है a पोजीशन पर। साइड में हमने जो है तैयार कर रखा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट को पोल कहते हैं, यहां पर पोल। तो देखो इसी a को अगर हम यहां पर रख दें, समझो बात, ये पूरा सिस्टम हमने उठाया, पूरा आर्गेन प्लेन के साथ पूरा सिस्टम उठाया, तो आर्गेन प्लेन का जो रियल एक्सिस है वो किसके ऊपर कॉन्साइड हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कॉन्साइड हो गया, ठीक। समझ पा रहे हैं ना बात को, कि आर्गेन प्लेन का जो रियल एक्सिस है वो किसके साथ कॉन्साइड कर गया, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कॉन्साइड कर गया। तो जरा समझना भाई, ये रियल एक्सिस है आर्गेन प्लेन वाली जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कॉन्साइड कर चुकी है, और ये जो आपका इमेजिनरी वाला एक्सिस था वो ये है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। और ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ये ओरिजिन था वो पोल के साथ कॉन्साइड कर गया। ये O आपका कार्टेशियन का ओरिजिन है और पोलर का क्या है, पोल है। अब ये पूरा सिस्टम जब यहां पर गया, देखो सिचुएशन पर ध्यान दो, ये A है और आर्गेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इस A के जो कोऑर्डिनेट है वो x, y है। आर्गेन डायग्राम के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्लेक्स नंबर A की पोजीशंस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x, y, जहां पर x इज ए रियल पार्ट एंड y इज ए इमेजिनरी पार्ट। अब चलते हैं पोलर के हिसाब से। तो पोलर के हिसाब से A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, OA, थीटा। क्योंकि पोलर में तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, r फॉर डिस्टेंस। तो A की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, OA, और ये जो मिलाने वाली लाइन है ये यहां से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, थीटा, यानी OA का मतलब हो गया r, थीटा। अब यहाँ पर दो विजन आपके पास है। जो लोग आर्गेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सोचते हैं वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन A के कोऑर्डिनेट है x, y। जो लोग पोलर के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर A की पोजीशंस के कोऑर्डिनेट क्या देख रहे हैं, r, थीटा। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या इनमें कोई कनेक्शन है, कि आर्गेन के x, y और पोलर के r, थीटा में क्या कोई कनेक्शन है। चलो देखते हैं, ध्यान देना। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को जब आप नोटिस करोगे तो यहां पर अगर हम cos थीटा लगाएं
cos थीटा बेस, ये रहा बेस, तो बेस में आ गया x और हाइपो में OA आ गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया x बाई r, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया r cos थीटा। अगर हम यहां पर sin थीटा अप्लाई कर दें तो sin थीटा सामने परपेंडिकुलर यानी y अपॉन में हाइपोटेनस OA, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, y इज इक्वल टू क्या हो गया r sin थीटा। कमाल की चीज निकल के आई, ये x क्या है आर्गेन डायग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और y क्या है आर्गेन डायग्राम में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, और r और थीटा क्या है पोलर। तो हमने बातों ही बातों में पोलर कोऑर्डिनेट वर्सेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि आर्गेन डायग्राम में क्या कर दिया, रिलेशन बना दिया। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z बराबर x प्लस आई वाई। तो अब हमें z की x की वैल्यू मिल चुकी है r cos थीटा और y की वैल्यू मिल चुकी है r sin थीटा। z बराबर हो जाएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ये जो तुमने फाइनल में लिखा है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है? तो पोलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। अगर आप r कॉमन ले लेंगे तो r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पर इनको ऐड कर दें, स्क्वायर करके ऐड कर लें तो देखो क्या मिल जाएगा। एक तो रिजल्ट्स ये आ गए, अगर इसको स्क्वायर करें और ऐड कर लें तो मिल जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड में r स्क्वायर रह जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि रिजल्ट आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये तो आया भाई। x z बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ z बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ z बराबर होता है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट का हिस्सा है, r व्हाट इज r पोलर कोऑर्डिनेट का हिस्सा है। कहां पर r स्क्वायर, यानी कि यहां पर ठीक है, तो यहां से r बराबर क्या हो जाएगा z, r स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ z का स्क्वायर, r बराबर क्या हो जाएगा z। तो पोलर कोऑर्डिनेट के जो दो आपके जो है नंबर थे r कॉमा थीटा, उसमें r जो है उसका वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के क्या होता है बराबर होता है। ये भी सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये हेडिंग है आपका, देखो इसमें ये वाला पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट z बराबर x प्लस आई वाई, z बराबर x प्लस आई वाई। उसके बाद फिर ये लाइन और ये लाइन, और ये है पोलर फॉर्म। कैसे आया ये तुमने क्लास में देखा और हमेशा के लिए याद रखना है। कैसे आया ये तुमने देखा क्लास में, नोट नहीं करना पूरा। हो गया फर्स्ट पॉइंट, अरे बोलो भाई, पहला पॉइंट हो गया। तो ये कैसा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म कह सकते हो z बराबर x प्लस आई वाई को। z बराबर x प्लस आई वाई को कौन सा फॉर्म कह सकते हो, आर्गेन फॉर्म भी कह सकते हो। लेकिन यहां पर जो है पोलर फॉर्म में आ गया z इज इक्वल टू r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट है, सेकंड नंबर पॉइंट r
इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ये जो सीखा है आपने, आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड। ठीक, नोट नहीं करना ना, करना है क्या बताओ, जरूरत नहीं है, भूल जाओगे। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होंगे। तो बताइए हमारे पास में दो या दो से ज्यादा, फिलहाल अभी दो की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, तो पोलर फॉर्म में इसकी शक्ल कैसी होगी, R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा, ऐसे ही तो होगी। और दूसरा वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसका क्या मतलब होगा, R2 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा। ठीक, चलो मान लेते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर पीसीएस में थे, तो पीसीएस में हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और पीसीएस में हमारे पास में, पीसीएस का फुल फॉर्म क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको भी हम O से लिखते हैं, और इसका नाम क्या है, पोल। तो ये जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, वो ये है Z1, यानी इसकी लोकेशन है R1 थीटा Z1। कॉम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन क्या है, R1 थीटा 1। तो R1 का मतलब हो गया ये डिस्टेंस, ये R1 है, और थीटा 1 ये वाला है। ठीक, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी कहीं ना कहीं होगा, चलो मान लेते हैं कि उसकी जो लोकेशन है वो ये है Z2। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने तो यहाँ पर Z1 बराबर R1 थीटा 1 कर दिया। Z1 जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो क्या है, R1 थीटा 1। लेकिन जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, R1 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1। ठीक है ना, क्लियर ये बात। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए देखो, तो ये आपका हो गया R2 और ये हो गया थीटा। ऐसे आप तीसरे के लिए जा सकते हो, चौथे के लिए जा सकते हो। तो मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलो Z1 Z2 किया, तो मल्टीप्लाई हुआ तो R1 R2 हो गया, और ब्रैकेट में हो गया cos थीटा 1 I sin थीटा 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा। ठीक, तो Z1 Z2 इज इक्वल टू हो गया R1 R2। अब इनको प्रॉपर रेगुलर जो रूल होता है मल्टीप्लिकेशंस का, उससे सॉल्व कर दिया जाए। तो मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिखूंगा भी, cos थीटा 1 cos थीटा 2, और ये जब जाएगा तो माइनस का sin थीटा 1 sin थीटा 2, मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर रहा हूँ, प्लस का I sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस किए। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू हो गया R1 R2, यहाँ पर आ गया cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा 2 प्लस I, तो प्लस I क्या है भाई, sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 2, ये है। तो हमारे पास में लिस्ट ऑफ फार्मूला है क्या, cos A प्लस B, cos A cos B माइनस sin A sin B। अगर आपको ये फार्मूले पता है तो ठीक है, नहीं तो जानो। और cos A माइनस B क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक, sin A प्लस B,
साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो ये Z1 Z2 इज इक्वल टू हो गया R1 R2। ये देखो क्या बन गया, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। आई ये क्या बन गया, साइन थीटा 1 प्लस थीटा। तो Z1 Z2 की वैल्यू आ गई। अब अगर हमें ये याद रहता है तो सीधे हम रिजल्ट पे आ जाएंगे। अगर हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, प्रोडक्ट पूछेगा तो उनके अपने r का प्रोडक्ट ब्रैकेट में cos, उनके अपने आर्गुमेंट का समेशन थीटा 1 और थीटा 2 क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट, और प्लस का i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर हम तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक Z3 भी ले लेते हैं, अगर हम चार कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक Z4 ले लेते हैं, तो इसी सीक्वेंस में रहता है मामला। यानी कि अगर हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, फिर Z2, फिर Z3, फिर Z4 एंड सो ऑन Zn, और सबका हमने मल्टीप्लिकेशन की है, सारे के सारे किसमें, पोलर फॉर्म में। तो जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में, उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, R1 थीटा 1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, उसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा, R2 थीटा 2। तीसरा वाला है वो क्या होगा, R3 थीटा 3। ऐसे चौथे वाले का क्या होगा, R4 थीटा 4। ऐसे लास्ट वाला जो n लिखा हुआ उसका क्या होगा, Rn थीटा n। जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, सारे के सारे ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होते हैं R वाले, उनका अपना प्रोडक्ट, यानी R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, Rn, ये ब्रैकेट में। उसके बाद फिर ब्रैकेट कॉस, सारे के सारे आर्गुमेंट का समेशन, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस एंड सो ऑन थीटा n। उसके बाद आई, और फिर साइन, सारे के सारे आर्गुमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 डॉट 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 थीटा n। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर कोऑर्डिनेट होता है r, थीटा, इस थीटा को आर्गुमेंट कहते हैं। ये रिजल्ट्स अगर पता होंगे तो आपके लिए मुश्किलें जो है आसान हो जाएंगी। अदरवाइज आप प्रॉपर्ली क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो कि टाइम टेकिंग जॉब है। ठीक, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें, चलिए अच्छा ठीक है, पहले आप नोट करिए इसको। डिवीजन कर लेते हैं। जब प्रोडक्ट में तो आप दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म ले सकते हो, लेकिन डिवीजन में तो आपके पास दो ही होंगे, दो से ज्यादा होंगे क्या, दो होंगे। तो Z1 और Z2 ये आपके पोलर फॉर्म में है और आपको इनका डिवीजन करना है। एक तो होता है कि प्रॉपर डिवीजन करके आंसर दें, लेकिन रिजल्ट्स अगर जान जाएंगे तो आगे आप समय बचा पाएंगे फ्यूचर में। तो Z1 बाई Z2 पोलर फॉर्म में R1 बाई R2 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा। उधर हम लोग रूलिंग पढ़ चुके हैं बेसिक में कि I वाले टर्म्स जो होते हैं वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होते, इनको बाहर करोगे। R1 बाई R2 cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2 इनटू साइन चेंज करके कंजुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा 2 माइनस का I sin थीटा 2 cos थीटा 2 माइनस का I sin थीटा।
ये आया R1/R2। ऊपर हम प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं, cos θ1 cos θ2, और माइनस में आएगा आई, माइनस में रहेगा, फिर आई स्क्वायर होता -1, ये प्लस हो जाएगा sin θ1 sin θ2, और प्लस में आई कॉमन हो गया, और sin θ1 cos θ2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में sin θ2 cos θ। प्रॉपरली मल्टीप्लिकेशन किया है और कुछ नहीं किया। अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2, cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2, साथ में आई स्क्वायर होगा ना, नेगेटिव में आई स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस। तो देखो ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया, ये हो गया R1/R2, और ये क्या है cos θ1 प्लस θ2। अरे भूल गए क्या? हाँ, cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B माइनस sin A sin B, और cos A माइनस B क्या होता है? यहाँ प्लस, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, भूल गए? देख लो, चेक कर लो आप, अभी क्या लिखा था आपने, देखो चेक करो, नहीं लिखा आप लोगों ने? फार्मूले नहीं लिखे? cos A प्लस B में माइनस आता है, A माइनस B में क्या था? प्लस। यहाँ पर क्या है? प्लस। प्लस तो यहाँ क्या होगा? A माइनस B, यानी कि cos θ1 माइनस cos θ2, और प्लस का I, ये क्या लिखा है? sin θ1 माइनस का sin θ। क्यों? क्योंकि sin A माइनस B क्या था? sin A माइनस B क्या था? sin A cos B माइनस cos A sin B। ठीक है, तो क्या सीखने को मिला? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं और हमसे उनको डिवाइड करने को कहा जाए, तो उनके अपने r वाले कोऑर्डिनेट्स, जो r वाला टर्म्स था उनका अपना क्या रेशियो, और फिर ब्रैकेट में cos आर्गुमेंट का डिफरेंस प्लस i आर्गुमेंट का डिफरेंस। देखो ऊपर z1 है तो ये θ1 माइनस θ2 है, अगर z2 अपॉन z1 होता तो क्या लिखते? θ2 माइनस θ। नोट कर लीजिए। और कुछ आपके बेसिक फंडे हैं, हर बेसिक फंडे को मैथ में प्रूफ करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कहा z, अगर मैंने z को लिखा x प्लस आई वाई, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप आर्गेंड फॉर्म नहीं कह सकते, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, और इसकी जो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वो x, y होगी, जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, चलो अगली लाइन पर लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई है, इसकी पोजीशन के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे x, y, जहाँ पर x क्या है? रियल पार्ट, y क्या है? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अगर हमने z बराबर लिखा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख दिया? पोलर फॉर्म में लिख दिया, पोलर फॉर्म में। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में होता है
तो उसका अपना जो पोलर कोऑर्डिनेट है यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, थीटा। ठीक, ये हम जान चुके हैं। जहां पर इस थीटा को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। एंड r, you know, it is a distance from the origin of the position of complex number। r एक्चुअली में जो है मॉड ऑब्जेक्ट भी है। अभी आपको पता चला था कि r की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑब्जेक्ट। ये भी पता चल चुका है कि x बराबर क्या है, r cos थीटा, y बराबर क्या है, r sin थीटा। ये भी आपको पता चल चुका है। अगर हमारे सामने चैलेंज आया कि मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट चाहिए, यानी थीटा चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, मतलब क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो कैसे निकालोगे थीटा, जैसे लिखा जाए ARGZ, इसको पढ़ा जाएगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। थीटा चाहिए, तो ऐसा करते हैं रफली, हम जरा इन दोनों को डिवाइड करते हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा r sin थीटा अपॉन में r cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई x। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y बाई x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई x। थीटा यहाँ पे क्या आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट z बराबर हो जाएगा थीटा और ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x। y मतलब इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। x कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट। ठीक है, क्लियर ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, जरा देख लो, आप समझो पहले। सीधे सीधे क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन देखना सुनना। हमने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 है, इसका आर्गुमेंट बताओ। तो 3 + 4 आई में 3 क्या, रियल पार्ट, और 4 क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3। अच्छा, अगर tan इनवर्स है तो sin इनवर्स, भाई tan इनवर्स का मतलब क्या, tan थीटा मिल गया, तो tan थीटा मिल गया तो sin थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा भी निकाल सकते हो। समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं, बोलो। आर्गुमेंट का मतलब क्या, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। ये नहीं कह रहा कि वो tan इनवर्स में होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने थीटा निकाला, sin इनवर्स में निकाला, तो वो भी सही है। लेकिन मुझे पता कि अगर tan में जाएंगे तो मेरे पास सीधा सीधा शॉर्टकट है। tan में थीटा बराबर क्या, थीटा बराबर tan इनवर्स रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, अब जरा कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा उस पर ध्यान दो। अब कुछ प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट को लेकर के, जरा उस पर ध्यान दो। जैसे हमारे पास में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 और दूसरा Z2। Z1 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो θ1 है, और Z2 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो θ2। ठीक, क्लियर है बात, समझ पा रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो क्या है, θ1। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो क्या, θ2। इसका मतलब क्या है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो कैसा रहा होगा, r1, θ1। और इसका जो पोलर वाला कोऑर्डिनेट है वो कैसा रहा होगा, r2, θ2। ठीक, तो हमने क्या किया, Z1 Z2 का प्रोडक्ट किया और आर्गुमेंट ले लिया उसका, आर्गुमेंट Z1 Z2। यानी मैं क्या पूछ रहा हूं, Z1 Z2 के प्रोडक्ट से जो आएगा उसका आर्गुमेंट क्या होगा,
उसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो आर्गुमेंट Z1 Z2 बराबर होता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट θ1 है, इस इंडिविजुअल का आर्गुमेंट θ2 है, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। मैं तुमसे प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट आएगा उसका आर्गुमेंट क्या है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आएगा वो अपने आप में क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, और अगर प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कोई ना कोई आर्गुमेंट जरूर होगा। तो पूछा गया है कि जो प्रोडक्ट आया है Z1 Z2 का, Z1 Z2 के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट क्या होता है। एक तरीका तो ये तुम निकालो जा करके, और दूसरा आपके पास में प्रॉपर्टी है कि जो θ1 है और θ2 को प्लस कर लो, क्या बन जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 दोनों का रेशियो लिखा तो आता है आर्गुमेंट Z1 माइनस का आर्गुमेंट Z2। हम चाहें तो इन प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन मैथ में अगर आप हर एक प्रॉपर्टी प्रूफ करने लगोगे तो ये बहुत बड़ा टाइम टेकिंग जॉब होगा। हम सीधे सीधे जान रहे हैं आर्गुमेंट Z1 Z2 बराबर इंडिविजुअल आर्गुमेंट का समेशन कर लो तो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट अपने आप निकल आएगा, और आर्गुमेंट डिवीजन का क्या होगा, इंडिविजुअली जो आर्गुमेंट है उनका सब्ट्रैक्शन कर लो तो क्या निकल आएगा, डिवीजन का आर्गुमेंट निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है बात? एक प्रॉपर्टी और है, उसको जरा देखो। आर्गुमेंट Z की पावर है, ये अलग प्रॉपर्टी है जिसको अलग नोट डाल के लिखो। जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, उसके पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा, तो आर्गुमेंट Z की पावर n, आर्गुमेंट Z की पावर n, जहां पर ये n जो है कोई इंटीजर है। इसका मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया था, Z। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया था, Z। तुमने पहले उसका क्या निकाला, Z की पावर n निकाला। तो अगर तुमने Z की पावर n निकाला तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो आएगा। अब n का मतलब क्या है, 2, n का मतलब हो सकता है 3, इंटीजर पावर है। तो जो तुमने Z की पावर n निकाला, तो Z की पावर n निकल के आ गया। अब तुमने कहा कि अब देखते हैं इसका आर्गुमेंट कितना है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z। यानी इस वाले Z का तो तुम्हें आर्गुमेंट पता ही है ना, तो सीधे सीधे Z की पावर n का आर्गुमेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो इंडिविजुअल Z का आर्गुमेंट है उसमें n से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो n है वो किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है। इंटीजर मतलब नॉट अ फ्रैक्शन, 1 2 3 4 5 ये सब चीजें। ठीक है, नोट कर लीजिए।